हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम आपके ब्लड का तीसरा पार्ट लेकर आई हूँ। इसमें पहले पार्ट में मैंने आरबीसी के बारे में बता दिया था और दूसरे पार्ट में डब्ल्यूबीसी और तीसरा पार्ट आपको प्लेटलेट्स। अगर जो वीडियो न देखा हो तो उसको वीडियो देखने के बाद फिर ये पार्ट देखिएगा। तो देखिए, प्लेटलेट्स जिसका हिंदी नाम होता है रक्त बिम्बाणु, इसे हम बिम्बाणु भी कहते हैं, और इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, प्लेटलेट्स, या इसको हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु, या फिर इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अगर इसका करें तो फिर थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉट, इसका मतलब होता है क्लॉट, और साइट का मतलब होता है सेल। जो मतलब जो कोशिका मतलब थक्का बनाता है उसको ही हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखिए, जो थ्रोम्बो प्लेटलेट्स है इसकी संख्या होती है 2 लाख। जैसे कि डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारी 10,000 होती थी, वैसे हमारे जो प्लेटलेट है उसकी संख्या हमारी क्या है, 2 लाख होती है। इसका जो जीवन काल होता है ये 3 से 5 दिन तक इसका जीवन काल होता है, और इसका जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। जैसे डब्ल्यूबीसी आरबीसी का सबका निर्माण आपका अस्थि मज्जा में ही होता है, तो जो प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो। और फिर जो इसकी मृत्यु होती है वो प्लीहा स्प्लीन में होती है। फिर जानते रहेगा जो प्लेटलेट्स होता है इसमें केंद्रक नहीं होता। जैसे हम बताए थे कि आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता। हम बताए थे जो केंद्रक होता है मतलब केंद्रक रहेगा तभी हम आपका डीएनए वगैरह चेक कर लेंगे। अगर लेकिन आपका अगर कोई आपको प्लेटलेट्स ला के दे दे और बोले कि उससे हमारा डीएनए चेक कर लीजिए, तो इससे नहीं डीएनए चेक हो, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो सारे रोगाणु में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो जिसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, और प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है। और जानते रहेगा इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो कार्य होता है, ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जो प्लेटलेट्स का कार्य होता है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करता है। अब फिर जानते रहेगा जो रक्त का थक्का बनना या ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो जो रक्त का थक्का बनता है इसकी क्रिया को, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है इसकी क्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई कहीं पे भी कट जाए तो हम उसको दबा लेते हैं, और उसको दबा के हम 1 घंटा या 4-5 दिन नहीं रखते, तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग होता है ये लगभग करके 3-4-5 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जो ब्लड की क्लॉटिंग की क्रिया में पूछते कितने टाइम में होती है, तो ये 3-4 मिनट के लगभग होता है। और इसके जो ब्लड क्लॉटिंग होती है इस क्रिया को क्या कहते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस। अब फिर जानते रहेगा जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ये 3-4 प्रोसेस में होता है। जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ये लगभग करके 3-4 प्रोसेस में होता है। पहला देखिए आपका प्रोसेस है कि थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब समझ लें कि प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। देखिए आपका पहला जो होता है इसमें जो थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब समझ रहे हैं प्लेटलेट। जब प्लेटलेट आपका वायु के संपर्क में आता है तो वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स जब वायु से मिलता है तो ये बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसकी एक क्रिया कंप्लीट हुई। फिर आपकी दूसरी क्रिया क्या होती है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो आपके ब्लड में कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम से मिलता है। फिर कैल्शियम जो आपके ब्लड में कैल्शियम होता है उससे मिलता है, और फिर ये दोनों कैल्शियम जाके प्रोथ्रोम्बिन से मिलता है। फिर ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये जाके थ्रोम्बिन बन जाता है। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से मिलता है, बोलता है कि मुझे रक्त का थक्का जमाना है, तो ये कैल्शियम जाके प्रोथ्रोम्बिन से मिलता है, और जब ये तीनों मिल जाते हैं जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है। तो आपका दूसरा ये प्रोसेस क्लियर हो गया। फिर आपका बात ये आती है थ्रोम्बिन की। जब थ्रोम्बिन, अब उसको भी ब्लड जमाने का कार्य है, तो थ्रोम्बिन जाके मिलता है फाइब्रिनोजन से। जो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से मिलता है तो क्या बन जाता है, फाइब्रिन। जब ये फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन से मिलेगा तो बन जाएगा फाइब्रिन। ये यहाँ पे आपकी ये तीसरी क्रिया क्लियर होती है। फिर आपकी चौथी क्रिया होता है कि फाइब्रिन। जो फाइब्रिन होता है वो रुधिराणु, रुधिराणु का मतलब समझते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसमें से जाके मिलता है। जो फाइब्रिन होता है एक जालीनुमा होता है, ये क्या होता है, एक जालीनुमा होता है, तब जाके सारे रुधिराणु होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट,
ताकि उसमें फंस जाते हैं। जब फंस जाएंगे तो ब्लड बाहर निकलेगा ही नहीं, तो वहां पे बन जाता है आपका रक्त का थक्का। तो यहीं पे आपकी सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे जब WBC प्लेटलेट्स मिलते हैं तो रक्त का थक्का बन जाता है। ये आपके 4 प्रोसेस में आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब इन जब पूछता है कि कौन सा रुधिराणु, ऐसा कौन सा कॉर्पस है जो ब्लड को जमने में मदद करता है, तो आपका रुधिराणु में आपको बताया कि थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होता है वो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। और फिर बात है जब प्रोटीन, कि कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, तो ये है आपके फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन आपको यहाँ पे बताएगा कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों आपके ब्लड के जमने में या क्लॉटिंग में आपका मदद करते हैं। तो ये दोनों प्रोटीन, अगर पूछे प्रोटीन की बात तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। और फिर जब बात करें तत्व या धातु की बात, कि कौन सा तत्व या धातु ब्लड के जमने में मदद करता है, तो आपकी धातु आपका क्या है, कैल्शियम। जो आपका कैल्शियम होता है वो ब्लड को जमने में मदद करता है। अब फिर जब बात करें, ऐसे तो सब लोग जानते हैं कि ब्लड का जमने में आपका विटामिन के, लेकिन विटामिन के तो आपको लगभग करके सबको पता है कि जहाँ पे भी बात आती है कि ब्लड कौन जमाता है तो विटामिन के। लेकिन विटामिन के, जब विटामिन की बात करें तो विटामिन के इतना क्लियर हो गया कि जो रुधिराणु होते हैं तो क्या है, प्लेटलेट्स है, और कौन सा प्रोटीन है तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, और कौन सा तत्व या धातु है तो कैल्शियम है, और कौन सा विटामिन है तो के। ये सारे प्रोसेस आपको ब्लड की क्लॉटिंग करने में करते हैं। लेकिन आपका जैसे कि शरीर के अंदर जो नशे होता है, अगर उसमें ब्लड जम जाता है तब पर भी दिक्कत होता है। तो यहाँ पे एक एंटी क्लॉटिंग होता है, एक हमारे बॉडी में एक एंटी क्लॉटिंग है जो ब्लड को जमने नहीं देता है, उसका नाम है हिपेरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में ब्लड को जमने नहीं देता। अगर हमारी नसों में ब्लड, जैसे कि पता है कि अगर हमारे नसों में अगर ब्लड जम जाए तो क्या होता है, वो फटने का डर रहता है। तो जो हमारा हिपेरिन होता है वो क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। लेकिन जब कंडीशन आती है कि मान लीजिए हमारे बॉडी में हिपेरिन है नहीं, तब क्या करेंगे, तो जानते हैं कि आर्टिफिशियल बनाएंगे हिपेरिन। तो आर्टिफिशियल जो हिपेरिन होता है उसका नाम है हीरोडिन। जो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से बनाया जाता है उसे हम कहते हैं हीरोडिन। और जो ये हीरोडिन बनाया जाता है ये जोक के लार से बनता है। जो बरसात में जोक निकलते हैं ना, उसी के लार से हमारा जो हीरोडिन बनता है, मतलब आर्टिफिशियल हिपेरिन। और फिर ये काम जान गए कि एंटी क्लॉटिंग का कार्य क्या है, कौन सा करता है, हिपेरिन। फिर अब बात आती है कि हीमोफीलिया रोग, जो एक ऐसा आनुवंशिक रोग है, ये एक ऐसा आनुवंशिक रोग है जिसमें ब्लड, अगर ऐसा रोग हो जाए तो इसमें ब्लड जमता ही नहीं है। सिंपल से अगर आपसे पूछ ले कि जो हीमोफीलिया है ये कैसा रोग है, किससे होता है, ये जानते रहेगा जेनेटिक रोग है, आनुवंशिक रोग है। और इसको रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं, मतलब शाही बीमारी के नाम से। क्योंकि सबसे पहले ये महारानी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। ये तो आपको पता ही है कि जो सबसे पहले हीमोफीलिया होता किसको हुआ था, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को। जानते हैं ये जी महारानी थी तो इसीलिए उनके जेनेटिक में चला गया, इसीलिए इसको शाही बीमारी या रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, पूछने का कैसा है, तो जेनेटिक रोग है। सबसे पहले किसको हुआ था, तो महारानी विक्टोरिया को। जानते हैं महारानी एक महारानी थी, उनकी जेनेटिक में आता गया, तो इसको शाही बीमारी या रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। तो जानते रहेगा जो फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन, इन तीनों का निर्माण आपका कहाँ पे होता है, लीवर में, यकृत में होता है। तो जो फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन है, जानते हैं प्रोटीन जो रक्त को क्लॉटिंग करने में मदद करता है, और हिपेरिन एंटी क्लॉटिंग है। इन सब का निर्माण आपका कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। तो इतना आपका जो प्लेटलेट्स के बारे में और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में था, ये आपका चैप्टर क्लियर ही हुआ। और फिर हम अगली पार्ट में आपके ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। और जो भी, अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।